हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आप सभी ने जो है न्यूज़ में भी पढ़ा हो कि हथिनी माधुरी जो कि जैन मठ में जो है पिछले 33 साल से रह रही थी, उसको जो है वनतारा में जो है स्थानांतरण की बात की गई, जिसके बाद वहाँ के लोग नाराज हो गए और उन्होंने जियो के सिम तोड़कर फेंक दिए। अब ऐसा हुआ क्यों है? देखो, कई सारे लोगों का मानना ऐसा है कि जो वनतारा है वो क्या करता है, जो भी बीमार होते हैं या जो है छोड़ दिए गए होते हैं, बहुत खराब हालत में जानवर होते हैं या पशु पक्षी जो भी होता है, उनकी केयर की जाती है। तो हथिनी जो है माधुरी, वो काफ़ी लंबे समय से बीमार थी। पिछले साल या उसके कुछ पहले जो भी कर्ता धर्ता थे मठ के, उनकी भी मृत्यु हो गई। तो एक तरीके से चैंड रखा गया था उसका, लोगों का जो डेटा शेयर किया गया उसके आधार पर बता रही हूँ। चैंड रखा गया था उसको बांध करके, और बहुत खुला एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा था, तो उसको बहुत सारी बीमारियां समय के साथ होती जा रही थी, इसकी वजह से जो है उसको वनतारा में ट्रांसफ़र किया गया था। लेकिन जो जैन मठ है वहाँ पर 1200 सालों से परंपरा है कि हाथी जो है वहाँ पर एक रहेगा, एक तरीके से आस्था का प्रतीक मान सकते हो, जो भी प्रतीक मानो, और उसको जो है वहाँ से ले जाया गया। तो जितने भी जो है उस धर्म से संबंधित या वहाँ से संबंधित जो लोग थे, उनकी जो है धार्मिक आस्थाएं या धार्मिक भावनाएं जो है आहत हुई हैं। इसके चलते जो है इस प्रकार के कदम उठाए गए हैं। तो क्या लिखा है? महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित जो है सदियों पुराने जैन मठ में, लगभग 1200 साल पुराना है, ठीक है, याद रखना है, वाली माधुरी नाम की, ये हथिनी माधुरी जो है 1200 साल से नहीं रहती, ये लगभग 1992 में यहाँ पर लेकर के आ गई थी। तो कैलकुलेट करेंगे तो 33 ईयर्स के आसपास हो जाते हैं परिवार के। अब यहाँ पर क्या किया गया, इसको जो है वनतारा में ट्रांसफर कर दिया गया है। अब इससे स्थानीय जैन समुदाय नागरिकों में जो है सांस्कृतिक और भावनात्मक विरासत पर आघात पहुंचा, ये जो है लोगों ने दिखाया, और जियो की सिम तोड़कर फेंक दी गई है। इवन वहां पर जो है गाड़ियां वगैरह भी तोड़फोड़ की गई है। बहुत सारा जो है आधारभूत जो स्ट्रक्चर होता है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। पुलिस लगातार कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है, लेकिन हो नहीं रहा। अब हम बात करेंगे दो चीजें यहाँ पर। पहला क्या, देखो, यह मामला आस्था पारंपरिक अधिकार, एक तो ये हमारा हो गया, और दूसरा बात करते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये होता है कि कोई भी कॉरपोरेट सेक्टर का कुछ भी प्रकार का हो सकता है, अगर वो बोलता है कि हम समाज की भलाई के लिए कोई काम कर रहे हैं, तो समाज के लिए भलाई के लिए आप कर रहे हो, लेकिन आपको एनालाइज करना होगा कि उसका इम्पैक्ट जो है वहाँ के लोगों पर कैसा पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पर जो है वनतारा जो है, उन्होंने बोला, मतलब वनतारा के जो भी करता धरता, उन्होंने बोला कि हमने जो है CSR के तहत ही इसको यहाँ पर बुलाया है, क्योंकि हमारा जो है उद्देश्य है कि जो है समाज की भलाई के लिए, जो भी समाज के तहत हैं फैक्टर्स हैं, उनकी भलाई के लिए काम करें। लेकिन यहाँ पर लोगों ने बोला कि पारदर्शिता की कमी है, ठीक से बात नहीं की गई, ठीक से कम्युनिकेशन नहीं हुआ, मठ के लोगों से बात नहीं हुई, जो है धार्मिक संगठन के जो भी लोग हैं उनसे बातचीत नहीं की गई, प्रशासनिक स्तर पर अपने ही हिसाब से फैसले लिए गए, और उस माधुरी हथिनी को जो है, हथिनी माधुरी को जो है वनतारा में ट्रांसफ़र कर दिया गया बिना वहाँ के लोगों की सहमति के, जिसकी वजह से ये जो है विवाद हो रहा है। अब बात करते हैं आयु कितनी, 32 ईयर्स है। कोल्हापुर के सिद्धगिरी मठ जो है जैन मठ में 3 साल की उम्र से रह रही है। सांस्कृतिक भूमिका तो धार्मिक समारोहों, जैन पर्वों में हिस्सा लेती है। स्थानीय प्रतीक का पहचान है, ठीक है, पहचान का प्रतीक है, सॉरी, स्थानीय पहचान का प्रतीक माना जाता है। स्थानांतरण का कारण क्या बताया गया है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत जो है बेहतर देखभाल और स्वास्थ्य के जो है लिए गुजरात के वनतारा सेंटर, देखो, यहाँ के लोग मानने के तैयार नहीं है कि बीमार थी, लेकिन जब स्वास्थ्य का चेकअप किया गया तो वो बहुत सारी बीमारियों से जूझ रही थी, जिसका ट्रीटमेंट उसको वहाँ पर नहीं मिल पा रहा था। इसी चीज़ को ध्यान में रख करके जो है इसको यहाँ पर भेजा गया था। अब मुख्य विवाद यहाँ पर है, स्थानीय जनता कह रही है कि सांस्कृतिक विरासत और भावनात्मक जुड़ाव को तोड़ने का आरोप है। स्थानांतरण में पारदर्शिता की कमी थी कि क्यों लेकर जा रहे हो, ठीक है। जैन मठ व समाज के बारे में बात करते तो इनका कहना है हथिनी को धार्मिक परिवार का हम सदस्य मानते हैं, और CSR के नाम पर हथिनी की हथियात का आरोप, मतलब जो है इन्होंने बोला है कि CSR के नाम पर आप जो है इसको क्या कर रहे हो, हथिया रहे हो, जो कि अपने आप में ठीक नहीं है। अंबानी जो वनतारा जो है उनका पक्ष है कि वन्यजीव संरक्षण और पशु कल्याण के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधाएं हम देते हैं, और उसी उद्देश्य के लिए जो इसको लेकर के जा रहे हैं। अब लास्ट हम आते हैं प्रशासन पर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर। तो कानूनी प्रक्रिया के तहत स्थानांतरण किया गया है, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहना है। वन्यजीव एक्ट के अनुरूप ही सारी चीजें हुई हैं।
आप कितना भी कह लो, जब भी धर्म और आस्था का मुद्दा आता है तो प्रशासन भी वहां पर पीछे हट जाता है। ये तो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन मान सकते हो। इस पर वैसे भी कई बार जो है ऐसे आरोप लगाए गए हैं कि जो इतना बड़ा आप वनतारा बनाया है अपने की जो है पशु पक्षियों का जो है हम संरक्षण करेंगे, तो इससे हो सकता है कल को पशुओं और पक्षियों की तस्करी बढ़ जाए कि चलो ठीक है, तस्करी करके लेके आते हैं, कुछ पैसे मिलेंगे और वनतारा को दे देंगे। ये चीजें हो सकती है कल को, और ऐसे जो है अनुमान भी लगाए गए हैं। अब बात करते हैं वनतारा के बारे में। तो वनतारा एक बड़ा पशु बचाव, देखभाल और पुनर्वास केंद्र है, जिसे रिलायंस फाउंडेशन जो है, रिलायंस इंडस्ट्रीज की परोपकारी शाखा ने गुजरात के जामनगर रिफाइनरी परिसर के 3000 से 35,000 एकड़ के ग्रीन बेल्ट में स्थापित किया गया है। इसे 2024 में अनंत अंबानी द्वारा प्रारंभ किया गया था। 4 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री जी भी यहाँ पर गए थे और आपने उनकी बहुत सारी फोटोज अलग अलग जीव जंतुओं और पशु पक्षियों के साथ जो है इंटरनेट पर देखी होंगी। अब बात करते हैं प्रमुख उद्देश्य। जो वनतारा है उसका उद्देश्य है कि भाई हम क्या करेंगे, घायल, अस्वस्थ, खतरे में पड़े और अवैध रूप से पकड़े गए पशुओं को हम रेस्क्यू करेंगे, मेडिकल इलाज करेंगे और पुनर्वास। जैसे आप देखते हो कि एयरपोर्ट पे जो है बहुत सारे पशुओं को जो है या पक्षियों को तस्करी करके ले जाया जाता था और जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पकड़ लिया। और बहुत सारे जो है जैसे नोएडा, गुड़गांव, अन्य अन्य जगहों पर देखा होगा कि लोग जो है बहुत क्रिटिकली डेंजर्ड या इंडेंजर्ड स्पीसीज को अपने घरों पर पाल रहे थे। अब क्यों पाल रहे थे उसका अलग अलग होता है। उनको जब रेस्क्यू करते हैं तो उनको कहां ले जाएंगे, उनको भी यहां पर जो है ले जाया जाता है। इसके अलावा संकटापन्न जो प्रजातियां खत्म होने वाली हैं उनके संरक्षण और प्रजनन को यहां पर जो है बढ़ावा देने के लिए जो है इसको इस्तेमाल किया गया है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट बनाने की जो है विरुद्ध मतलब यहां पर प्रयास जारी है। ठीक है, तो ये सब अलग अलग जो है तरीके से किया जा रहा है। अब लास्ट हम देखते हैं सुविधाएं और संरक्षण। तो एलिफेंट केयर सेंटर है, ठीक है, 600 एकड़ जो है प्राकृतिक आवास है, हाइड्रोथेरेपी पूल यहाँ पर है, जकूजी है, मुल्तानी मिट्टी मसाज ये हाथियों के लिए है, हाइपर जो है बैरिक ऑक्सीजन चैम्बर्स हैं, जो है अलेक्जेंडर तकनीकी वाले आईसीयूज हैं, ये सारे हाथियों के लिए हैं जो है। और मेडिकल रिसर्च और हॉस्पिटल्स के बारे में बात करते हैं तो देखो यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा 1 लाख से जो है ज़्यादा स्क्वायर फीट का अस्पताल है, एमआरआई है, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड अब सरकार खुद नहीं प्रोवाइड कर सकती है। यहाँ पर प्राकृतिक आवास है, यहाँ पर अनचेंड रखा जाता है जितने भी जीव जंतु हैं। ठीक है, शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए भी इस्तेमाल के इंस्टीट्यूट लाइक संरचना, प्रशिक्षण कार्यक्रम और शिक्षा हब बनाने का भी इसका उद्देश्य है। तो कई लोग ऐसा मानते हैं कि जैसे शुरू में जियो फ्री मिला था, उसके बाद सबको आदत लगाने के बाद रिचार्ज महंगे होते जा रहे हैं। तो ऐसा ना हो कल को, अभी तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जन कल्याण, जीव कल्याण के लिए बनाया गया, कल को इसको जो है वैश्विक स्तर पर बड़ा सा चिड़ियाघर बना दे जहाँ से जो है दुनिया भर से लोग आकर देखें। अब देखो चिड़ियाघरों में जो है कैप्चर करके रखना जीव जो है अधिकारों के खिलाफ माना जाता है एक तरीके से, तो कल को ऐसा ना हो पाए इस पर भी प्रश्न उठता है। अब बात करते हैं निर्वासित संख्या व विभिन्नता। तो 1,50,000 प्लस जो है पशु हैं, 2,000 से ज़्यादा प्रजातियां हैं, हाथी, गैंडा, मगरमच्छ, बाघ, तेंदुआ, अजगर सब देखने को मिलेंगे। कथित करीब 200 से ज़्यादा हाथी, हजारों अन्य जानवरों का बचाव किया गया है जो यहाँ पर रह रहे हैं। अब राजनीतिक और सामाजिक मान्यता के बारे में बात करते हैं तो प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित है। सरकारी CSR श्रेणी में उत्कृष्ट योगदान हेतु जो है, देखो CSR का मतलब समझ में आ गया है ना आपका, जो है CSR का मतलब यहाँ पर जैसे होता है ना कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका, वैसे ही है कि कोई भी जो कॉर्पोरेट जो है सेक्टर का कंपनी है या संस्था है वो समाज की भलाई के लिए जो कुछ करता है उसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में काउंट करते हैं, उसी की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसकी सराहना की थी, ये तो स्टेटमेंट ऐसे ही हो गया। चलो अब बात करते हैं आलोचनाएं और चिंताएं की। तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग जो है 39,000 जानवर 32 देशों से आयात किए गए, जिसमें अवैध व वाणिज्यिक व्यापार की आशंका जताई जा रही है। इतने सारे जानवर विदेशों से मंगाए गए हैं। पारदर्शिता की कमी है। विश्व भर के कंजर्वेशन और विशेषज्ञों को केंद्र में पहुंचने में प्रतिबंध यहाँ पर है। स्वतंत्र निरीक्षण की सुविधा सीमित है, वहां पर आप अपने हिसाब से जा करके निरीक्षण नहीं कर सकते हो। स्थान की उष्णकटिबंधीय जलवायु और रिफाइनरी की निकटता पर्यावरणीय उपयुक्तता के संदर्भ में प्रश्न खड़े करती है कि इसको रिफाइनरी के आसपास क्यों रखा गया है। और रिफाइनरी के पास रखने का मतलब है कि वहाँ का थोड़ा सा जो इन्वायरमेंट है जो है जानवरों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं हो सकता है।
नैतिक और नीतिगत जो है अगर हम बात करते हैं संबंधों की, तो निजी स्तर पर वन्य जीव संरक्षण अगर किया जाए तो अपने आप में गलत है, क्योंकि ये सरकार का काम है, पर्यावरणविदों का काम है, तो ये सरकार को करना चाहिए, लेकिन ये अलग तरीके से हो रहा है। कंपनी द्वारा संचालित संरक्षित क्षेत्र पर न्याय संगत नियंत्रण जो है और नीति निर्देशों की तुलना में सार्वजनिक उत्तरदायित्व महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसको यहाँ पर जो है नजरअंदाज किया गया। अब कानूनी और जो है नैतिक पक्षों की बात करते हैं तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत निजी संस्थानों में जंगली जानवरों की उचित देखभाल अनिवार्य है, और ये हो रही है कि नहीं हो रही, इस पर प्रश्न खड़ा किया गया है। किंतु स्थानीय समुदाय की सहमति और पारदर्शिता ना होना एक नैतिक सवाल है। जैसे यहाँ पर हथिनी जो है जिसको भेजा गया है, वहां पर बोला जा रहा है कि ठीक है आपने जो भी नियम कानून बनाया उनका पालन कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट वहां के लोकल लोगों से आपको बातचीत करनी चाहिए थी कि अगर इसको यहाँ से हम ले जाए। अब देखो बात क्या है, वो उस जैन मठ की एक तरीके से पहचान है, वो जो है 1200 सालों से वहां पर हाथी रहने की परंपरा है, रखने की परंपरा है, उस परंपरा को जो है उसका परंपरा का पालन कर रहे थे, इसलिए जो है लोग नाराज हो रहे हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, तो CSR के तहत तो पशु कल्याण एक जिम्मेदारी है, ठीक है, परंतु धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं की अनदेखी पर जो है समाज आक्रोशित हो जाता है, वो हमने लोग देखा ही है। लोगों की प्रतिक्रिया जो भी है उसको कुछ लोग जो है ठीक कह रहे हैं, कुछ लोग जो है गलत कह रहे हैं। इसके अलावा जो जियो सिम का बहिष्कार किया जा रहा है, ये कंज्यूमर लेड प्रोटेस्ट का उदाहरण बन सकता है। सोचो, इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम जो काम जो है भलाई के लिए कर रहे हैं, जानवरों के लिए, उससे जो है इनकी कंपनी का लॉस हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने सिम जियो के जो है सिम वगैरह तोड़ के जो है फेंक दिए हैं। चुनौती और संभावित समाधान क्या है, तो भाई चुनौती है तो यही है कि जो आपने भावनात्मक रूप से लोगों को हर्ट किया उसको जो है मेंटेन करिए। पारदर्शिता की कमी अगर बोली जाए तो उसको आप मेंटेन करिए। CSR वर्सेस कल्चरल जो है सेंसिटिविटी को भी ध्यान में रखिए कि CSR को ही नहीं, बस वहाँ के लोग अगर इस बात से अफेक्ट हो रहे हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए। समाधान क्या है, तो स्थानीय समुदाय से आप बातचीत करिए, उसके बाद ही इस प्रकार की परियोजनाओं को लागू करिए। वनतारा सेंटर में सार्वजनिक निरीक्षण और जो है वीडियो रिपोर्टिंग होनी चाहिए, जो कि अभी नहीं होती है। CSR प्रोजेक्ट्स में स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को प्राथमिकता देना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रूप से जो है वो लगे है। अब एक प्रश्न हमारा इसी आर्टिकल संबंधित है। प्रश्न बोल रहा है CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कल्चरल सेंसिटिविटी सांस्कृतिक संवेदनशीलता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि CSR परियोजनाओं में कल्चरल सेंसिटिविटी को शामिल करने के लिए संवैधानिक बाध्यता है, ठीक है, पहला हमारा हो गया। दूसरा है CSR के अंतर्गत परियोजनाएं यदि सांस्कृतिक भावनाओं की उपेक्षा करती हैं तो सामाजिक प्रतिरोध की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा और आखिरी हमारा स्टेटमेंट बोलता है सांस्कृतिक प्रभाव आकलन, ठीक है, जैसे हम इन्वायरमेंट पर होने वाले प्रभाव का आकलन करते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर बोला जा रहा है सांस्कृतिक कल्चरल इम्पैक्ट असेसमेंट भारत में CSR के लिए अनिवार्य है। अब आपको सही आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। टॉपिक आई होप समझ में आ गया होगा। संस्कृति आईएएस आपके लिए जो है रक्षाबंधन का स्पेशल ऑफर लेकर आए, जहां पर आपको अप टू 75% ऑफ दे रहे हैं सभी ऑनलाइन लाइव कोर्सेज पर, टेस्ट सीरीज पर और DLP प्रोग्राम्स पर। ओके, अब बात करते हैं IAS का GS फाउंडेशन कोर्स। आपको यहाँ पर क्या क्या ऑफ मिलेगा। प्री प्लस मेंस के बैचेज में मोर देन 60% ऑफ चल रहा है। GS ओनली आपको 50,000 में लाइव बैच मिल जाएगा। CSET के साथ अगर आप ज्वाइन करेंगे 55,000 में है। ऑनलाइन कोर्स के बारे में बात करते हैं तो ये आपका जो है 40,000 का मिल जाएगा। जितने बैच बताए हैं पीछे सब में EMI की सुविधा आपको दी गई है। फिर PCS फाउंडेशन कोर्सेज पर आते हैं। प्री प्लस मेंस 60 to 75% का आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। यूपी PCS का जो बैच है 30,000 में मिल जाएगा आपको। BPSC, MPPSC और राजस्थान PCS जितने भी बैचेज ये हैं, अगर आप ये प्रिंटेड नोट के साथ लेते हो तो 12,999, PDF के साथ 10,000 में है और एक अलग से BPSC मेंस का बैच 7,500 रुपये में आपको मिल जाएगा। अब UPPSC और UPSC का एक इंटीग्रेटेड कोर्स है जो कि है 35,000 में। EMI की सुविधा अवेलेबल है, ये आपको बता दिया है मैंने आपको, इस पर भी EMI की सुविधा मिल जाएगी। यूपी PCS का 2025 के लिए टारगेट प्रीलिम्स बैच भी हमारे पास है। GS ओनली 11,000 में है। अगर CSET के साथ आप ज्वाइन करेंगे तो ये 15,000 में मिलेगा। यूपी का RO ARO के मेंस के लिए हमने बैच स्टार्ट किया है। GS और सामान्य हिंदी और निबंध कवर कराएंगे। 100 से ज़्यादा क्लासेस होने वाली, करंट अफेयर होगा, यहाँ पे आपको PY का डिस्कशन होगा, क्लास टेस्ट वगैरह होंगे, डाउट सेशन भी कराए जाएंगे। फीस की बात करते हैं 2,999 जो है इसकी फीस रहने वाली है। वैकल्पिक विषयों, ऑप्शनल विषयों के, ऑप्शनल कोर्सेज के बारे में बात करते हैं तो 50 से 60% का डिस्काउंट है। ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ज्योग्राफी का बैच 25,000 में है और हिस्ट्री का बैच जो आपको है 17,500 में मिल जाएगा। इनमें एडमिशन्स अभी
ओपन है, तो आप जो है एडमिशन कर सकते हो। लास्ट हम बात कर लेते हैं एसे का जो बैच है, निबंध का जो बैच है वो आपको 3,999 मिलेगा, 80% से ज़्यादा का ऑफ मिल रहा है। एनसीईआरटी कोर्स 5,500 में है और लास्ट जो है जनरल हिंदी का बैच जो है 2,500 में आपको यह मिल जाएगा। आई होप क्लास समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि इस प्रकार के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।